नायब तहसीलदार टीपी जो भी इनके साथ सिलेक्टेड हुए हैं आरएस में, वो आए और अपने विचार दें। सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे लगता है कुछ आलस्य आ गया है, तो इसलिए छोटा सा मेरा कथन है। तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, ये देश की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ कर की नहीं जाती। परम सम्मानित मंच, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जो अभी मंच पर उपस्थित नहीं है, श्री मोटाराम जी मेघवाल, अति विशिष्ट अतिथि श्री मदन गोपाल जी मेघवाल जो वो भी उपस्थित नहीं है, महानिदेशक डॉक्टर अम्बेडकर पीठ राजस्थान सरकार। इसके अलावा मंचासीन अतिथिगण जो कि इस बात के प्रमाण है कि शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं और इस मंच के माध्यम से वो गवाही दे रहे हैं कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव पर पधारे हुए समस्त लोकतंत्र के निवासियों और दूर दराज से पधारे हुए ग्रामीण प्यारे बच्चों और महिलाओं, मैं रणवीर ग्राम फुले जी, तहसील लोकतंत्र, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं। बाबा साहेब का जीवन जो कि संघर्ष में ही था, जिनका शुरुआत एक संघर्ष से होती है और अंत तक जब तक कि उनका महापरिनिर्वाण नहीं होता था, उनका जीवन संघर्ष का पर्याय बना रहा। लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने कहा था, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, साहस को स्वीकार नहीं। मैं नमन करता हूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कृत्यों को। मैं नमन करता हूं आज के इस समारोह के मुख्य आयोजकों को जो कि दूर दराज के लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की ताकि सभी लोग कम से कम बाबा साहेब के विचारों को सुने तो सही। क्योंकि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो अपने कर्तव्यों को ध्यान में रख करके केवल और केवल अधिकारों पर फोकस करते हैं। बाबा साहेब का संविधान जो कि अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व सभी समाहित है, हमें इन सभी में एक रूपता साबित करते हुए अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य बैठाना चाहिए। जितने अपने अधिकार है, अगर उनके साथ साथ अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देते हैं, जिस प्रकार यहाँ उपस्थित जो मंचासीन अतिथिगण हैं, इनका एक मैं कहना चाहता हूँ विद्या यानी शिक्षा, जो अपने निम्न तबके हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षित अगर किया जाता है तो मैं कहता हूँ अपने कर्तव्य में सफल हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो उसके मूल में भी विद्या होती है, जिसको शिक्षा कहते हैं। क्योंकि विद्या का एक है, विद्या ददाति विनयम विन्याति याति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम विन्याति याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मे ततः सुखम। अगर विद्या जिसके मूल में है तो वह व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो कैसे कह सकते हैं कि बगैर विद्या के व्यक्ति या बगैर शिक्षा के व्यक्ति सुखी रह सकता है? रोजगार प्राप्त करने के लिए हम आरक्षण का प्रयोग करके यहाँ पहुंचे हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। और जब पद प्राप्त हो जाता है तो मैं मेरे इस निम्न वर्ग जो कि काफी दलित है, कुचलित है, जहां से मैं निकला था, उनको भूल जाता हूँ। ये सत्य है, लेकिन कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और मुझे कहने में कोई कोताही भी नहीं है कि ये बात सत्य है। कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा फर्ज बनता है, लेकिन कुछ लोग दूरी इसलिए बना लेते हैं कि अपने अगर समाज की बात की तो कहीं दूसरे जो लोग हैं, जो उच्च कुल के लोग हैं, जो अपने आप को मानते हैं, मैं कुल में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन वो मानते हैं, तो ये अपने लिए एक दुर्भाग्य भी होगा। आज जो राजनेता है, बड़े पदाधिकारीगण हैं, वो जातियों में, समाज में, धर्मों में और यहाँ तक इस लोकतंत्र की धरा में आज ही के दिन ये प्रोग्राम 2 होना एक विडंबना मुझे प्रतीत हुआ। मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि लोकतंत्र में भी आज ही के दिन एक ही समाज के द्वारा जो प्रोग्राम हो रहा है वो 2 टुकड़ों में बंट गया।
इसका जिम्मेवार कौन है? मुझे लगता है इसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं, हम लोग ही हैं। बाबा साहिब का जीवन काफी संघर्षमयी होने के बावजूद गरीबी में डूबा हुआ भी था, गरीबी इसमें बाधक भी बनी, लेकिन कुछ लोग हैं वो उसके मार्गदर्शक बने और कुछ लोगों ने उनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग भी किया। लेकिन एक उक्ति जो मैं वापिस रिपीट करना चाहता हूं, मैं पुनः नए शब्दों के माध्यम से, तो वो बाबा साहिब के जीवन पर काफी स्टिक बैठती है। वो कहती है, गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा इस जमीन की कदर जानता हूं। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा इस जमीन की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था तो झेल गया आंधियां, वरना मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं। मजदूर से, क्योंकि अभी गिरधारी लाल जी जो कि संघर्ष के पर्याय हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की, एक रेलवे में एक निम्न पद पर रहते हुए आज आरएस जैसे उच्च पद को प्राप्त किया है, उनके लिए इसी कविता का अग्रिम जो अंश है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मजदूर से अफसर बनना आसान नहीं होता, मजदूर से अफसर बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, सालों में छिपी इन लकीरों का असर जानता हूँ। यद्यपि आज जो पंडित के लोग हैं वो केवल हाथ की लकीरों के माध्यम से कह देते हैं कि आपका भविष्य क्या है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है कि तेरा खुद का भविष्य क्या है, वो दूसरों को क्या बता देंगे। गिरधारी जी के लिए इसी कविता का अगला अंश है, कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं कब्र मानता हूँ, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं कब्र मानता हूँ। क्योंकि एक सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत, प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। आज यहाँ बैठे हैं, ये कार्य हो रहा है, इस कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होगा। यहाँ अपने उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो कारण क्या है? अपने समाज में संगठन की भावना को एकत्रित करना। जिस प्रकार, क्योंकि मैं पहले आयुर्वेद विभाग से जुड़ा हुआ था, तो उसकी चतुर्वर्णीय व्यवस्था होती है। मैं उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें चिकित्सक को माना गया है, दवा को माना गया है, और रोगी को इसके अलावा जो अन्य व्यवस्था होती है, जिसमें कहते हैं भिषक द्रव्याण उपस्था, भिषक द्रव्याण उपस्था रोगुपा चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम भिक्कार विप्सान्ते। भिषक कहते हैं चिकित्सक को, द्रव्याण कहते हैं औषधि को, जिसको दवाई कहते हैं, मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उपस्था कहते हैं कंपाउंडर को।